अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक दोस्त ने मालदीव से मुझे मैसेज किया। इस पावर सप्लाई को, ये ATX पावर सप्लाई की डायग्राम है। ATX 230 सनी टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड की है। ये वो मॉडिफाई करना चाहता है, इसमें चेंजिंग लाना चाहता है। क्योंकि इसके तो फिक्स वोल्टेज हैं, इन वोल्टेज को वो क्या करना चाहता है कि चेंज करना चाहता है। एक तो तरीकाकार ये है कि मैं आपको इधर से बता दूं कि जी इस वायर को काट दो, इस जगह पे ये चेंज कर दो, तो आप पावर सप्लाई चेंज कर लेंगे। लेकिन उससे बेहतर तरीकाकार ये है कि मैं आपको इन डिटेल इस पावर सप्लाई का फंक्शन समझा दूं। जब आपको फंक्शन समझ आ जाएगा तो आपको काम करना आसान होता है। काम जब भी कोई भी काम करें हम, अगर हम उसको समझ के करेंगे तो उस काम करने में और एक आंखें बंद करके तुक्का लगा के काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब हम किसी काम को समझ के कर रहे होते हैं तो वो एक बेस्ट प्रोसीजर है कि आपका किस तरीके से आपने उस चीज़ को रिकवर करना है। यहाँ पे देखिए तो हमारा इनपुट टर्मिनल है। इनपुट टर्मिनल के साथ आगे फ्यूज़ है, फ्यूज़ के साथ आगे NTC है। इसके पैरेलल में 470 के की डिफरेंशियल नॉइज़ेस को रिमूव करने के लिए जो स्पाइक्स आती हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी की रिपल आती हैं, उनको रिमूव करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये रजिस्टर लगी है। इसके साथ आगे 2 क्लास Y कैपेसिटर लगे हैं जो कि सर्ज को प्रोटेक्ट करते हैं। जो बहुत ज़्यादा अचानक सर्ज आती है, यानी आपकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसमें यकदम अचानक वोल्टेज बढ़ते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए ये कैपेसिटर लगे। इससे आगे ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ से पीछे आपको AC आ रही है और ब्रिज की आउटपुट पे DC आ रही होती है। आगे सवाल ये था एक दोस्त का कि जी हम कैसे मालूम करें कि यहाँ पर वोल्टेज AC है या DC है। चलें, उसकी पहचान मैं आपको प्रैक्टिकली सर्किट पे भी बताऊंगा और यहाँ पर बता देता हूँ कि जहाँ पर डायोड की आउटपुट लगी होगी वहाँ पे DC कैपेसिटर लगा होगा। और DC कैपेसिटर की जब आप देखते हैं, DC कैपेसिटर कौन से होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन किया होता है। यानी यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन किया हुआ है। किसी भी सर्किट के अंदर जब ये पॉजिटिव नेगेटिव की निशानी आ जाए तो इसका मतलब है यहाँ पर DC वोल्टेज है। कोई भी कैपेसिटर होगा जिस पे ये देखें, कैपेसिटर पे जिस जगह पे नेगेटिव पॉजिटिव की पट्टी बनी हुई है तो वहाँ पर आपको ये वाले यहाँ DC वोल्टेज मिलेंगे। इन कैपेसिटर पर जिस जगह पे कैपेसिटर ये लगे हुए हैं तो वहाँ पे आपको DC वोल्टेज मिलेंगे। और जिस जगह पे कोई ट्रांसफार्मर लगा होगा तो ट्रांसफार्मर में हमेशा AC वोल्टेज गुजरते हैं। रेक्टिफायर की आउटपुट, ये रेक्टिफायर लगे हुए हैं, ये हमारे ये 3 टांगों वाले। तो ये इसमें असल में 2 डायोड है। ये डबल डायोड का मोल्डेड पैक होता है कि इसके अंदर 2 डायोड इकट्ठे लगे हुए हैं। या तो ये सिंगल डायोड भी है और ये डबल डायोड है। तो इनकी आउटपुट जो होगी वो आपको DC मिलेगी। तो वहाँ पे उस सर्किट के अंदर ये देखिए, यहाँ पर AC पोर्शन है, AC इनपुट हो रही है, DC बन रही है। इसके बाद यहाँ पर DC को AC में बनाया जाता है। AC आई, इसके आगे लगे हुए हैं हमारे ये डायोड, ये 4 डायोड लगे हुए हैं। ये AC को DC में बनाएंगे। इस कैपेसिटर में हम उस DC वोल्टेज को स्टोर कर लेंगे। वो DC वोल्टेज हम ये मुख्तलिफ ICs और कंपोनेंट लगाकर उनको क्या करते हैं, उस DC को फिर से AC बनाते हैं। क्यों? इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम कन्वर्ट करके रेगुलेट करवा के यहाँ पर इस रेक्टिफायर से रेक्टिफाई करते हैं और यहाँ से फिल्टर से उसको प्योरीफाई करके उसको साफ़ सुथरा करके इन फिल्टरों से, इन कैपेसिटरों से आउटपुट ले लेंगे हम। यहाँ पर हमें ये मिल गए DC वोल्टेज, इस जगह पे DC मिलेंगे। इन DC वोल्टेज को अभी देखें तो सीधे अगर आ जाएं तो यहाँ पर 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ये है RCD। इसको RCD स्नबर कहते हैं। ये RCD स्नबर सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट लगा हुआ है इस मॉसफेट को बचाने के लिए, ताकि यहाँ पर जब वोल्टेज स्ट्रेस आएगा तो ये बहुत ज़्यादा पावर डेसिपेट ना करे। यहाँ पर आकर हमारे वोल्टेज रुके, क्योंकि इस वक्त ये हमारी जो मॉसफेट है वो काम नहीं करेगी। इन वोल्टेज को नीचे ले आए, जो हमारे पॉजिटिव वोल्टेज हैं यहाँ वाले, इस जगह वाले, इस पॉइंट वाले, इनको आप लेके ऐसे आ जाए नीचे। ये वोल्टेज ऐसे आए, पॉजिटिव 300 वोल्ट जो हमारे वोल्टेज हैं
पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर है, ये वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर पर आ गए। ये है हमारा स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर, जो कि ये दरमियान में ये वाला छोटा यहाँ इस जगह पे लगता है। मैं आपको सप्लाई दिखाता हूँ, ये वाला ट्रांसफार्मर। ये हम जो मैंने कैपेसिटर यहाँ पर ऊपर बताए हैं, कैपेसिटर, ये वाले कैपेसिटर, ये वाले कैपेसिटर ये आ गए, ये दो कैपेसिटर। इसके पैरेलल में रजिस्टर होती हैं, ब्लीडर रजिस्टर होती हैं। जब ये पावर सप्लाई काम नहीं करती तो ये उन कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज करती हैं, ये रजिस्टर। अच्छा, वोल्टेज यहाँ पर पहुँच गए। अभी इस छोटे ट्रांसफार्मर ने काम स्टार्ट करना है। काम स्टार्ट कैसे करेगा? अभी अगर इस साइड पे आए, एक तो ये लगा हुआ है आरसीडी, वही स्नबर सर्किट जिस तरह का वहाँ पर लगा हुआ था उस तरह ये भी है। ये कैपेसिटर, रजिस्टर और ये डायोड। इसको मैं किसी वक्त अलहदा से एक्सप्लेन करूँगा कि ये सर्किट कैसे काम करते हैं। इसको आप ऐसे ले आइए तो ये है 2 मेगा की रजिस्टर लगी हुई है। इसके थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये जंक्शन बन रहा है और इससे नीचे एक रजिस्टर ये लगी हुई है 47 के की, और इसको थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाए तो ये आपको ग्राउंड टर्मिनल मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ ग्राउंड से लेकर ये रजिस्टर, तो इसको देखें तो एक हमारा ये 2 रजिस्टर सीरीज में आ रही हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि इस गेट को, इस मॉसफेट के गेट को एक वोल्टेज रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बन रहा है जो कि इस गेट को एक्टिव करवाएगा। जो ही एक्टिव करवाएगा तो ये मॉसफेट स्टार्ट हो जाएगी, काम करना शुरू कर देगी। जब काम करना शुरू करेगी तो ये करंट, ये देखें ग्राउंड है, यहाँ से ये डायोड तो रिवर्स बायस है, ये तो काम नहीं करेगा। अभी इसको ऐसे देख लीजिए तो इस 2 ओम की रजिस्टर है, इसका मतलब है ये एक जंपर के तौर पे काम कर रही है। इससे वोल्टेज चलेंगे, ग्राउंड लाइन को चलाएं आप यहाँ से ऐसे चलते हुए तो ये हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि ऊपर से पॉजिटिव वोल्टेज ब्रिज वाले आ रहे हैं, जो 300 वोल्ट हमने ये कहे थे ब्रिज की रेक्टिफाइड आउटपुट, ये कहाँ पे आ गई? इस ट्रांसफार्मर पर। अभी इस ट्रांसफार्मर में करंट चलना शुरू हो गई। तो ओहम लॉ के मुताबिक जब किसी भी रजिस्टर से करंट गुजरती है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। जब ये वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो इन वोल्टेज को अगर देखें तो ये 36 ओहम की रजिस्टर से गुजार कर यहाँ पर देखिए तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई कर दिए। जब करंट चली, करंट चलने से वोल्टेज ड्रॉप हुए, उसको लाके उसने इस ट्रांजिस्टर को दे दिया। जब इस ट्रांजिस्टर को दिया, इस ट्रांजिस्टर ने ऑन होकर क्या करना है कि एक शॉर्ट, बिल्कुल सीधा सस्ता सा रास्ता दे देना है इसने। तो उस वक्त ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये ग्राउंड लाइन क्या होगी? इस गेट पर अप्लाई हो जाएगी। पहले ये था कि ये 300 वोल्ट को ये रजिस्टर और ये रजिस्टर डिवाइड करवा रही थी। ये है 47 के की, तो जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसकी 100 ओम रजिस्टर भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 47 के की है, एक 100 ओम की रजिस्टर है। तो 100 ओम वाली रजिस्टर लो रेजिस्टेंस है, तो लो साइड यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, तो ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगी। अभी यहाँ पर देखिए एक और काम हो रहा है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, इस वाइंडिंग में भी वोल्टेज इंड्यूस होंगे। मॉसफेट ऑफ हुई, इसके ऑफ होने से यहाँ से करंट चलना बंद हो गई। जब बंद हो गई तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप था वो फिर से ज़ीरो हो गया, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तो होता है करंट के चलने से। जब करंट ही रुक गई तो वोल्टेज ड्रॉप भी रुक गया, वोल्टेज ड्रॉप रुकने से ये ट्रांजिस्टर भी रुक गया। फिर से ये रजिस्टर और ये रजिस्टर सीरीज में आ गई, इसका वोल्टेज लेवल फिर से बढ़ गया। यहाँ से एक ट्रिग इधर से भी आ गई, तो क्या हुआ? मॉसफेट फिर से एक्टिवेट हुई, दोबारा फिर से एक सिग्नल बना। जब फिर से सिग्नल बनना शुरू होगा, वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, ये फिर से ट्रांजिस्टर अपना काम शुरू कर देगा। ये इनका खेल आपस में ये चलता रहेगा। जब ये ऑफ है तो ये ऑन हो जाएगी। जब ये ऑन होगी तो इसके ऑन होने से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होंगे, ये आके इस ट्रांजिस्टर को ऑन करवा देंगे। जब ये ऑन होगा तो ये इसको ऑफ करवा देगा। क्यों? कि ये ग्राउंड अप्लाई करवा देगा, इसके गेट को लो कर देगा। जब गेट लो होगा तो ये ऑफ हो जाएगी। जब ऑफ होगी मॉसफेट, तो ऑफ होने से फिर से करंट रुक जाएगी, तो ये ट्रांजिस्टर फिर से ऑफ हो जाएगा। एक दफ़ा ये ऑन, एक दफ़ा ये ऑन, ये आपस में एक दूसरे का खेल ये चलते रहेंगे। यहाँ पर देखिए तो ये जो हमारी वाइंडिंग है, एक्सिलरी वाइंडिंग, ये भी एक अपना किरदार अदा कर रही है। यहाँ से ये वोल्टेज देखिए,
यहाँ से भी आकर एक जीनर के थ्रू और इस साइड पे एक अपना ये भी काम करेंगे, और साथ में ये एक ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पे अप्लाई हो रहे हैं। इसको हम बाद में देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। ये जैसे जैसे ये स्विचिंग होगी तो ये वोल्टेज बनने के बाद ये जाएंगे इस जगह पर। यहाँ पर देखेंगे तो एक डायोड लगा हुआ है D16। ये रेक्टिफाई करेगा इन वोल्टेज को, जितने भी वोल्टेज होंगे ये रेक्टिफाई होने के बाद इस कैपेसिटर पर चार्ज हो जाएंगे। ये कैपेसिटर चार्ज हुआ। आगे लगा हुआ है PNP ट्रांजिस्टर और ये इस वक्त ऑफ कंडीशन में है। ये ऑन कब होगा, इसको ऑन हम करवाएंगे। अभी जब यहाँ पर वोल्टेज बनना शुरू हो गया तो सेकेंडरी में भी वोल्टेज बने। जब सेकेंडरी में वोल्टेज बनेंगे तो एक एंड देखिए तो ग्राउंड है। जो वोल्टेज यहाँ से बने रेक्टिफाई हुए, रेक्टिफाई होने के बाद इस कैपेसिटर पे चार्ज होंगे। ये कैपेसिटर चार्ज होगा। एक फ़िल्टर लगा हुआ है, फ़िल्टर के आगे फिर कैपेसिटर है। यहाँ से वोल्टेज बनेंगे और बनने के बाद अगर देखें तो इस पॉइंट पे आए और दाईं साइड पे चले जाइए तो यहाँ पर 5 वोल्ट SB, इसको कहा जाता है स्टैंड बाई वोल्टेज। ये जो हम कहते हैं कि कंप्यूटर की पावर सप्लाई की पर्पल वायर से आउट होते हैं, ये इस वायर से आउट होते हैं, जामुनी रंग की तार से आउट होंगे। इसको कहा जाता है ये स्टैंड बाई वोल्टेज है। अच्छा, अभी इन्होंने कुछ और काम भी करने हैं इन वोल्टेज ने। वो कौन कौन से हैं तो यहाँ पर देखिए तो एक डायोड से गुजरने के बाद इस IC की TPS 5510P ये IC है। ये वोल्टेज सुपरवाइज़र IC कहते हैं इसको। इसकी पिन नंबर 7 पे आ गए। अभी ये IC 7 नंबर पिन पे आ गया और पिन नंबर 2 इसकी ग्राउंड है, तो ग्राउंड ये वाला इसको आ गया। तो इसका मतलब हुआ इस IC को पावर मिल गई तो ये पावर ऑन हो जाएगी, ये अपना काम करने के लिए रेडी हो जाएगी। किसी भी IC को जब VCC वोल्टेज अप्लाई हो जाते हैं और ग्राउंड मिल जाता है तो वो IC काम करने के लिए रेडी हो जाती है, उसको काम करना चाहिए। अभी इसको वोल्टेज कितने मिले, 5 वोल्ट यहाँ से आए, 0.5 इसने ड्रॉप किए, 4.5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएंगे पिन नंबर 7 पर। यहाँ पर देखें तो इस ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 पे वही स्टैंड बाई वोल्टेज जो हमने कहा था यहाँ से बन के आए वो यहाँ पर आके पिन नंबर 1 पे अप्लाई हो गए। जब इसको 7 नंबर पिन पे वोल्टेज मिल गए, 2 नंबर पिन ग्राउंड है। अच्छा, यहाँ पर पिन नंबर 3 इसकी आउटपुट है, FPO बार आउटपुट है इसकी, यानी जब ये काम करना शुरू करेगी तो इसकी आउटपुट लो होगी, अदरवाइज ये आउटपुट इसकी इन्वर्टेड आउटपुट है, ये हाई रहेगी। कब ये हाई रहेगी, ये वाली वायर पे वोल्टेज गए और साथ में एक ग्रीन वायर होती है जिसको हम कहते हैं PS ऑन कमांड। ये वाली ग्रीन वाली वायर होती है, इस हार्नेस के अंदर ये ग्रीन वायर है। सब्ज रंग की तार पे जब सिग्नल 5 वोल्ट होगा तो उस वक्त ये 5 वोल्ट का मतलब होता है कि इसको पावर ऑफ रखो। जब इस पे 5 वोल्ट आएंगे तो ये सिस्टम ऑफ रहेगा। जब आप इस सब्ज तार को ब्लैक तार के साथ शॉर्ट कर देंगे इस जंपर की मदद से, यहाँ से जो हमारी ये तार है इस कनेक्टर पे सब्ज रंग की तार को और काले रंग की तार को आपस में मिला देंगे, तो इसके मिलाने से क्या होगा, ये लाइन लो हो जाएगी, ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जब ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हुई तो उसके 75 मिलीसेकंड के बाद पिन नंबर 3 से आउटपुट होगी। वो आउटपुट क्या होगी कि ये IC जब इसको ये कमांड मिलेगी तो ये फ़ौरन उस पिन को लो कर देगी, इसको डिबाउंस टाइम कहते हैं। तो ये डिबाउंस कर देगी, पिन नंबर 3 को लो कर देगी। अभी पिन नंबर 3 जब लो होगी तो क्या होगा, ये 470 ओम की रजिस्टर है, इसके थ्रू होते हुए पिन नंबर 2 पे ग्राउंड अप्लाई होगा। पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट आए और यहाँ से इस IC ने ग्राउंड दे दिया। जब ये ग्राउंड मिल गया तो ये ऑप्टो कपलर ऑन हो गया। जब ये ऑप्टो कपलर ऑन हुआ, अच्छा अभी इसको ऑन बाद में करवाते हैं, पहले एक और भी काम करना है हमने। यहाँ पर देखिए, ये हम सर्किट में भूल गया था। यहाँ पर देखें,
ये सर्किट है, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क और ये 10 ओम की रजिस्टर करंट लिमिटिंग रजिस्टर है 1 नंबर पिन पे, और 2 नंबर पिन पे TL431 लगा हुआ है। TL431 की पिन नंबर 3 यहाँ पे लगी हुई है, 2 नंबर पिन ग्राउंड है, 1 नंबर पिन पे रेफरेंस आएगा। यहाँ पर 2 रजिस्टर वोल्टेज डिवाइड करके, जो 5 वोल्ट यहाँ से आए थे उनको डिवाइड करके 2.5 वोल्ट का रेफरेंस यहाँ पे आएगा, 2.5 वोल्ट का 1 नंबर पिन पे। तो ये इस ऑप्टो कपलर को ऑन करवा देगा। जब ये ऑप्टो कपलर ऑन होगा तो जो वोल्टेज हमने कहा था, जो VCC वाइंडिंग के वोल्टेज हैं, एक्सिलरी वाइंडिंग के वोल्टेज हैं, वो इसके थ्रू होते हुए इस ट्रांजिस्टर को भी साथ बायस करेंगे। तो होगा क्या, ये देखिए, तो अभी 3 नंबर पिन पे जो आने वाला सिग्नल है और करंट से आने वाला सिग्नल है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर दोनों आपस में समिंग पॉइंट बन रहा है। ये वाला समिंग पॉइंट किसको कहते हैं, यहाँ पे यानी ये 3 इनपुट थी और 1 आउटपुट हो जाएगी इस पॉइंट पे, और इसको कहा जाता है कि मुख्तलिफ जो सप्लाइयों का फ़र्क है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा कर लिया जाता है। अभी इस वोल्टेज का इस ऑप्टो कपलर के ज़रिए ये कब कपल होगा, जब हमारे ये वोल्टेज पूरे होंगे। जब वोल्टेज पूरे होंगे तो उस वक्त ये इन वोल्टेज को गुजरने की इजाज़त दे देगा। अगर वोल्टेज नहीं बने तो ये ट्रांजिस्टर उस वक्त फुल स्पीड में स्विचिंग करवाएगा ताकि वोल्टेज पूरे हो जाएं। अगर वोल्टेज पूरे नहीं हो रहे तो इसकी स्विचिंग बहुत ज़्यादा होगी। जब वोल्टेज पूरा होना शुरू हो जाएंगे तो उस वक्त ये समिंग पॉइंट, यहाँ से आने वाले वोल्टेज और करंट वाले वोल्टेज, इनको आपस में कैंसलेशन होगी, दोनों का फ़र्क कमोबेश होगा। अगर ये वोल्टेज कम आ रहे हैं तो ये ज़्यादा होंगे, स्विचिंग बढ़ेगी, वोल्टेज पूरे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आना शुरू होंगे, कहाँ से आएंगे, यहाँ से। अगर ये वोल्टेज ज़्यादा आना शुरू हुए तो क्या करेगा, ये स्विचिंग को कम करवा देगा, इसका कंडक्शन लेवल चेंज करवाएगा, उस हिसाब से वोल्टेज आगे बनेंगे। अभी आ जाइए इस जगह पे जो हमने इसको ऑन करवाया था। ये ऑन कैसे हुआ था, PS ऑन कमांड दी थी, ये पिन लो हुई, ये ऑप्टो कपलर हमारा ऑन हुआ। इसके ऑन होने से ये देखिए, तो ये 22K की रजिस्टर है, ये कनेक्ट हो जाएगी इस ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो PNP के 4.7K की रजिस्टर ये लगी हुई है, सीरीज़ में आके 22K की रजिस्टर ये लगेगी, ये 2 रजिस्टर मिलकर बेस बाइसिंग करवाएंगी, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। पहले PNP ट्रांजिस्टर के बेस पर उसने पॉजिटिव अप्लाई किया था तो उसने इसको ऑफ करवा दिया था, पहले इंटरलॉक था, लेकिन अभी ये ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा तो जो वोल्टेज एमीटर पे रुके हुए थे, जो रेक्टिफाई हो के हमने इस कैपेसिटर पे कहा था कि ये वोल्टेज बने हैं, तो ये वोल्टेज गुजरेंगे और यहाँ पर हमारी लगी हुई है स्विचिंग IC UC3843, इसको बाइसिंग वोल्टेज मिल जाएंगे। इस IC को जब बाइसिंग वोल्टेज मिले और इस पे देखें तो 15 नैनोफैरेड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है और 1K5 की रजिस्टर लगी हुई है। अच्छा, पिछले दिनों में मुझे एक मैसेज आया था कि सर 3843 ये तो टोटल 40 किलो हर्ट्ज़ पे काम करती है, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सी IC यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक बता दूं कि ये IC जो 3842, 3843, 44, 45 ये 500 किलो हर्ट्ज़ तक काम करती हैं। इनको आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, कौन किस तरह। ये 2 कंपोनेंट, एक ये रजिस्टर, एक ये रजिस्टर, जो पिन नंबर 8 से लेके, ये इस IC की पिन नंबर 8 है, पिन नंबर 8 से ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये 2 चीज़ें जब आप लगा लेंगे तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू बनेगी फ्रीक्वेंसी की, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 172 बटा RT मल्टीप्लाई बाई CT। तो CT जो है हमारा वो है 15 नैनोफैरेड का। 15 को 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नैनोफैरेड की वैल्यू है। तो ये तकरीबन ये वैल्यू आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी की 76 किलो हर्ट्ज़। आप 75 किलो हर्ट्ज़ कह सकते हैं, यानी 75 किलो हर्ट्ज़ पे 75 किलो हर्ट्ज़ पे ये IC काम शुरू कर देगी। जब इस IC को ये हमारे पिन नंबर 7 पे VCC सप्लाई मिल गई, कब मिली, जब ये हमारा ऑप्टो कपलर ऑन हुआ। इस IC ने स्विचिंग शुरू की, पिन नंबर 6 से आउटपुट मिलना शुरू हो गई, 5 नंबर पिन ग्राउंड है इसकी,
RTCT और ये है सी करंट सेंस रजिस्टर। उसी तरह जैसे हमने यहाँ पर कहा था उसी तरह ये एक रजिस्टर लगी है 0.22 ओम की, 0.22 ओम की रजिस्टर है। ये करंट को सेंस करेगी, कितनी करंट फ्लो करेगी, उसी तरीके से ये यहाँ पर फीडबैक देगी। आई सेंस जो हमारी है करंट सेंस, ये पिन नंबर 3 पे कनेक्ट होगी, पिन नंबर 2 पे फीडबैक है, पिन नंबर 1 कंपनसेशन है। इनको हम चेक करते हैं कैसे कैसे ये काम करेंगी। यहाँ पर पिन नंबर 6 से ये हमारी मॉसफेट जो है वो शुरू कर देगी अपना फंक्शन। जब ये ऑन हुई, इसके ऑन होने से ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, वोल्टेज सेकेंडरी में आएंगे। जो ही ये ऑन होना शुरू होगी तो ये करंट को भी सेंस करेगी, और जब ये वोल्टेज बनेंगे तो वोल्टेज बनने से हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे। कैसे, इस वाइंडिंग को देख लें, ये रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफाई करेगा, 12 वोल्ट सेक्शन मिल जाएगी हमें। इसको देखिए तो ये एंड है, यहाँ पर देखिए तो जंक्शन बन रहा है, ऊपर एक डायोड है। ये रेक्टिफाई होने के बाद इस आईसी की पीजीआई इनपुट पे पिन नंबर 1 पे पावर गुड इनपुट सिग्नल उस पे आ जाएगा, तो ये इसको पावर गुड का सिग्नल मिल जाएगा कि जी पावर ठीक है। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे सही नहीं होंगे तो ये आईसी नेक्स्ट सर्किट को ऑफ करवा देगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो ये रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर की आउटपुट है, ये +5 वोल्ट मिलेंगे हमें यहाँ पर। इसके बाद इसको देख लीजिए तो यहाँ पर एक वाइंडिंग है, रेक्टिफायर है, और यहाँ से एक मॉसफेट लगी हुई है, रेगुलेटर इसको कहते हैं, 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है। इसको TL431 लगाकर, एक TL431 लगाकर इसको रेगुलेट करवाया जाता है। ये 3.3 वोल्ट हमें ये आउटपुट में मिलेंगे। ये सेंस लाइन है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड से ये लाइन ऐसे वापस आती है, तो ये एग्जैक्ट परफेक्ट 3.3 वोल्ट पूरे के पूरे 3.3 इसको यहाँ पे मिलेंगे। 7905 लगी हुई है, ये -5 वोल्ट देगी आपको। अभी -5 +12 -12 +5 +3.3 वोल्ट ये सारे मिलना शुरू हो गए। एक तो सप्लाई ये वाली 12 वोल्ट की, इसको नीचे ले आए। एक तो जंक्शन बन रहा है ये वाला, इसको भी हम देख लेते हैं, और एक इसको नीचे ले आइए। जब नीचे लाएंगे तो यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, इस वाला। पहले देखिए तो एक डायोड ये था, और यहाँ पे हमारे SB वोल्टेज आ रहे थे स्टैंड बाई इस पावर सप्लाई के, इस सप्लाई के वोल्टेज आ रहे थे इस आईसी को। लेकिन अभी क्या होगा कि जब ये सेक्शन ऑन हुआ तो ये 12 वोल्ट, पहले ये 5 वोल्ट आए, अभी जब ये सेक्शन ऊपर वाला ऑन हुआ तो ये वोल्टेज इसको इस डायोड के ज़रिए मिले। जब इस डायोड के ज़रिए वोल्टेज मिले तो इस आईसी की VCC वोल्टेज की रेट ज़्यादा हो गई। पहले 4.5 मिले थे, अभी ये 11.5 मिलेंगे, क्योंकि ये 11.5 4.5 से ज़्यादा है, तो हमें ये वोल्टेज यहाँ पर मिल गया। अच्छा, साथ में देखिए तो ये 5 वोल्ट ये भी इसकी पिन नंबर 6 पे आ गए। 3.3 वोल्ट आए पिन नंबर 5 पे, 3, 6, 5 पे ये वोल्टेज आए। अभी जब ये 12 वोल्ट आए तो इस आईसी के वोल्टेज बढ़ गए, 5 वोल्ट भी मिल गए, 3.3 भी मिल गए। जब ये वोल्टेज 1, 2, 3 और चौथा ये 5 वोल्ट को फिर ये सेंस करेगा, पावर गुड सिग्नल को यहाँ से डायरेक्टली सेंस कर रहा है। तो जब ये सारी सप्लाइयाँ इसको मिलेंगी, पावर ऑन कमांड भी है, तो ये इस पिन को लो करेगी। अभी कोई भी सप्लाई अपनी लिमिट से ज़्यादा जाएगी, आप कहते हैं ये इसमें कोई शॉर्ट सर्किट आया, ये पिन डाउन हुई, ये फ़ौरन क्या करेगी, इस ऑप्टो कपलर को ऑफ करवा देगी। जब ये ऑप्टो कपलर ऑफ हुआ, ट्रांजिस्टर ओपन हुआ, इसकी पिन नंबर 7 पे वोल्टेज रुक गए। जब वोल्टेज रुके सारा सर्किट ऑफ हो गया। आप कहते हैं कि पावर सप्लाई ऑन की, ऑन होते ही थोड़ी देर बाद पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, तो उस वक्त ये आईसी अपना फंक्शन कर रही होती है, इसको कोई चीज़ सही नहीं मिल रही, अपनी जो इसकी लिमिट है उससे ऊपर या नीचे मिल रही है। अगर आप कहते हैं कि 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो आपकी 12 की बजाय 13 वोल्ट हो गई है, तो ये आईसी उसको ऑन नहीं होने देगी। ये बड़ा मज़े का खेल होता है इसमें। और किसी वजह से आप कहते हैं कि एक कंपोनेंट आपका ये कैपेसिटर एक शॉर्ट हो गया या इंटरनली लीक हो गया, तो इसके लीक होने की वजह से आपकी सप्लाई पूरी की पूरी जो है वो एक्शन नहीं करेगी। ये सुपरवाइज़र का फंक्शन होता है। इसमें अगर ये 3.3 वोल्ट रेगुलेटेड नहीं है, आपका ये मॉसफेट काम नहीं कर रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा, तो ये आईसी फ़ौरन से क्या करेगी, इसको
ऑफ करवा देगी। क्या करेगी? अपनी पिन नंबर 3 को हाई कर देगी। पहले ये ग्राउंड लेवल जा रहा था, अभी इसको 5 करेगी। जो ही 5 वोल्ट करेगी, इस ऑप्टोकपलर की पिन 1 पे भी 5 वोल्ट हैं, पिन 2 पे भी 5 हो जाएंगे, तो ये ऑप्टोकपलर ऑफ हो जाएगा। ऑप्टोकपलर को काम करने के लिए लाजमी है कि एक पिन हाई हो और दूसरी पिन लो हो। ये 12 वोल्ट देखिए यहाँ से आए, ऐसे आए, ये एक 2.2 के का रजिस्टर है, पिन नंबर 1 पे लगा हुआ है। ये है करंट लिमिट रजिस्टर। 5 वोल्ट का ये लाइन है, इसको ऐसे ले आइए तो ये एक 5.67 के की रजिस्टर है। इसके साथ देखें तो यहाँ पर आकर ये जंक्शन बन रहा है। इसके साथ 120 के की और 1.57 के की रजिस्टर है। तो पिन नंबर 1 पे TL 431 की पिन नंबर 1 पे आ जाएगी। यहाँ पे भी काफ़ी TL 431 लगे हुए हैं, किस किस को आप देखेंगे। एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ये वाला। तो ये 3 TL 431 लगे हैं, लेकिन हर एक का फंक्शन मुख्तलिफ है। जब ये वोल्टेज पूरे होंगे तो 12 वोल्ट यहाँ पे आ गए, तो 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आ गई। ये दोनों सप्लाइयाँ यहाँ पर आकर इस ऑप्टोकपलर को ऑन करवाएंगी अगर ये विद इन लिमिट है। अगर इनकी लिमिट आउट ऑफ लिमिट है, अभी इसने तो ऑन करवा दिया। अभी देखें 2 तरह की प्रोटेक्शन आ गई। एक तो ये वाला ऑप्टोकपलर उसको वोल्टेज एडजस्ट करवाएगा। कैसे करवाएगा? जब ये ऑन होगा तो इसकी पिन नंबर 8 जो रेफरेंस पिन है, जो 5 वोल्ट इसके आउटपुट होते हैं, वो यहाँ से चलेंगे, पिन नंबर 4 से होते हुए पिन नंबर 3 से निकलेंगे, और यहाँ पर 2.2 के की रजिस्टर है, 10 के की रजिस्टर है, और ये पिन नंबर 2 पे कनेक्टेड है, और साथ में 15 के की रजिस्टर लगकर कंपनसेशन पिन पे लगी हुई है। ये है इसकी एडजस्टमेंट पिन। करंट भी सेंस हो रही है, अभी वोल्टेज की फीडबैक भी आएगी, तो ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करेगी और इसको ऑन ऑफ करवाकर यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो रेगुलेट करवाएगी। ये तो था इसका फंक्शन। अभी देखिए अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आएंगे। सबसे जो बुरा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये पावर सप्लाई ऑन होती है और उसके बाद ऑफ हो जाती है। अभी इसमें मैं आपको इसके वोल्टेज बढ़ाने का भी तरीकाकार बताता हूँ साथ में, और साथ में आपको इसके जो फॉल्ट हैं वो भी बताता हूँ। अभी एक तो सबसे जो गंदा तरीन फॉल्ट है वो ये है कि पावर सप्लाई ऑन हुई, ऑन हो के ऑफ हो गई। ऑन हुई, फिर से ऑन करते हो, जंपर निकाला, फिर से ऑन किया, ग्रीन वायर और ब्लैक को जंपर लगाया, ऑन किया, चली, फिर ऑफ हो गई। उसके लिए सबसे बड़ा जो दर्द सर है वो ये वोल्टेज सुपरवाइज़र होता है। आप इसको सबसे पहले आपने ट्रबल शूट करना है, इस पावर सप्लाई को रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए जो सबसे बुनियादी फंक्शन है आपका, अगर आपके पास ये TPS 5510 लगी हुई है तो इसकी जो पिन नंबर 3 है इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे? इस पे लगी हुई है 470 ओम की रजिस्टर। इस रजिस्टर का वो एंड, वो सिरा जो 3 नंबर पिन पे लगा हुआ है, इसको निकाल दें, इसको PCB से आउट कर दें। जो पिन नंबर 2 के साथ जा रहा है, ऑप्टोकपलर की पिन नंबर 2 पे कनेक्ट है, वो उसको रहने दें। जो यहाँ पर लगा हुआ है इसको रिमूव कर दें, PCB से निकालें, निकाल कर इसको ग्राउंड कर दें। 2 तरीके से ग्राउंड कर सकते हैं आप। एक तो इसको आप निकालें और पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर दें। पिनों को आपस में शॉर्ट नहीं करना। रजिस्टर को इस एंड को निकालें, पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये आपके इस जंपर से ऑन ऑफ होगी। लेकिन अगर आपने अभी ये ग्राउंड करने से क्या होगा, दो तरीके आ गए अभी आपके पास। एक तरीका है कि आप डायरेक्टली ग्राउंड कर दें, तो जो ही आप पावर लगाएंगे तो इसकी आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। आप इसको ग्राउंड कर दीजिए। इस डायोड को, जो 12 वोल्ट वाला डायोड है, इसको रिमूव कर दीजिए। इसको रिमूव कर दीजिए क्योंकि आपने कंप्यूटर पे तो आपको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने इसको सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करना है, आपने रिपेयरिंग के लिए करना है, तो इसको वक्ती तौर पे ग्राउंड कीजिए। बाद में फिर जब आप इसका फॉल्ट ट्रेस कर लें तो उस वक्त आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से अपनी जगह पे लगा दीजिए। अभी जब आपने इसको ग्राउंड किया, ये आईसी डायरेक्टली ऑन होगी, हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे। आप इनको चेक कर लीजिए कौन सी आउटपुट अपनी लिमिट से कम या ज़्यादा है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको ऑन कर लिया, अभी आपको इस 12 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट मिल रहे हैं, तो इस सर्किट को चेक कर लीजिए। आपको ये सारी आउटपुट ठीक हैं, ये 5 वोल्ट की बजाय आपको 4 मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आपकी 3.3 वोल्ट की आउटपुट सेक्शन ऑफ है। अगर तो ये आईसी अपना फंक्शन कर रही है तो आप इसको चेक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो ही ऑन करना है इसने देखना है आउटपुट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी ये आईसी जो है, ये एफईटी जो है, ये काम नहीं कर रही, अभी ये मॉसफेट काम नहीं कर रही, आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। ये आईसी ऑन, पावर सप्लाई ऑन होगी, ऑन होते ही ऑफ हो जाएगी, आपको चेक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको ग्राउंड कर लिया, आपने इसका फंक्शन ख़त्म कर दिया, इसको बाईपास कर दिया, अभी यहाँ से आपको बड़ी आसानी से मल्टीमीटर लगाइए हर आउटपुट पर और चेक करते रहिए। और ऐसा करने से आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो कंपोनेंट आपका ख़राब होगा वो हीट अप होगा। आप बड़ी आसानी से इन कंपोनेंट पर नज़र रखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हीट अप हो रहा है, तो आपको फ़ौरन से पता भी चल सकता है कि जी ये एरिया जो कंपोनेंट ख़राब होगा वो कंपोनेंट हीट अप होगा। आप उसको रिमूव कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। मिसाल के तौर पे जब आपने इस आउटपुट को रिमूव किया, ग्राउंड कर दिया, जो आपकी अगर 3.3 वोल्ट की सेक्शन काम नहीं कर रही, अगर आपने उसको रिकवर कर लिया, आप दोबारा से इस पिन को लगाएंगे, आपकी पावर सप्लाई ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये है हमारा एक तरीकाकार। अभी इसको बाईपास तो हमने कर लिया। अगर आपने इसकी आउटपुट बढ़ानी या कम करनी है, इसको वेरिएबल करना है, एडजस्टेबल करना है, इस पिन को ग्राउंड कर दीजिए, तो TPS 5510 जो है ये हमारी डिस्कनेक्ट हो गई। तो आप दूसरा काम, अभी क्योंकि आपने वोल्टेज बढ़ाने हैं, तो इसकी ये स्टैंडर्ड आउटपुट है 12 वोल्ट। तो अगर आप 12 को 16-17 वोल्ट पे लेके जाएंगे तो सबसे पहले आपकी ये आईसी उड़ेगी। क्यों? कि इसके VCC वोल्टेज इसकी लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप जो 12 वोल्ट की लाइन में जो डायोड आ रहा है इसको रिमूव कर दीजिए, ताकि ये 5 वोल्ट में मिलते रहेंगे इस आईसी को। ये तो ठीक है स्टैंड बाई वोल्टेज, लेकिन उससे ज़्यादा इसको मिले ही नहीं। तो ये लाइन आप डिस्कनेक्ट कर दो, ये डायोड निकाल दो। इसको ग्राउंड कर दिया, इसको निकाल दिया। तीसरा काम अभी आपने क्या करना है, ये रजिस्टर, ये वाली इस ट्रैक को यहाँ से कट कर दीजिए, इस रजिस्टर के इस एंड से ट्रैक कट कर दीजिए, और ये रजिस्टर जो है इसको भी रिमूव कर दें। इस रजिस्टर की जगह पे आप रजिस्टर लगा दीजिए 330 ओम का। आपने 330 ओम का रजिस्टर लगा दिया। अभी क्या होगा कि करंट लिमिट रजिस्टर जो है ये आपकी छोटी हो गई, और इससे नेक्स्ट सर्किट जो है वो आप डिस्कनेक्ट कर देंगे जो 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है। एक काम आपने ये कर लिया। और पिन नंबर 1 के साथ 2 रजिस्टर लगी हुई हैं, इस रजिस्टर को तो सिरे से निकाल दीजिए, ये वाला, और ये वाला रजिस्टर इसको 1K का कर दीजिए। 1K का रजिस्टर 1 किलो ओम का कर दीजिए, और इस जगह से ट्रैक ओपन कर दीजिए, इस साइड से ट्रैक ओपन कर दीजिए। अभी आपका एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, ये हो गया आपके 2 पॉइंट। इसको मैं कहता हूँ पॉइंट A, इसको कहता हूँ पॉइंट B। अभी आपकी क्या करेंगे, 1K की रजिस्टर लें, 5K का पोटेंशियोमीटर लें, पोटेंशियोमीटर की पिन 1 और 2 को शॉर्ट कर दीजिए। ये हो गई 1, 2 और 3। 2 और 3 को या 1 और 3 को शॉर्ट कर लें। ठीक है जी, ये इस तरह हो गया। अभी आप इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जो है इसको पॉइंट B पे लगा दीजिए, ये वाला पॉइंट B पे लगा दीजिए, और ये वाला पॉइंट आपका चला जाएगा A पर, और इसको इस
एसबी वोल्टेज के साथ मिला दीजिए। एसबी वोल्टेज आएंगे इस रजिस्टर पर 1K की रजिस्टर पर, और साथ में आपकी 5K की रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर लग गई। वेरिएबल रजिस्टर की पिन ये किसी भी तरह की आप नॉब वाली लगाते हैं, आप स्क्रू ड्राइवर से एडजस्ट होने वाली लगाते हैं, जो भी लगाएंगे 5K की लगा लें। वो लगा के इसको ऐसा कर लीजिए, पिन नंबर 2 को इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, जो आपके TL431 की पिन नंबर 1 पे लगेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि ये वोल्टेज 1K की रजिस्टर, 5K का पोटेंशियोमीटर और ये 1K की रजिस्टर, ये एक सीरीज नेटवर्क बन जाएगा। यानी इसको आप B के साथ मिला देंगे इस जगह पर। तो ऐसा करने से हमारा ये 431 एक एडजस्टेबल रेफरेंस लेगा हमारे इस VCC से। अभी ये आपका सर्किट यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। जो आउटपुट आपने लेनी है वो आप क्या करेंगे, यहाँ से आउटपुट ले लेंगे। एक तरीकाकार ये है, और दूसरा तरीकाकार ये है कि यहाँ से अगर इसके साथ नहीं मिलाते तो ये 5 वोल्ट के साथ मिला दीजिए। ये ज़्यादा बेहतर है, आप इसके साथ ना करें, ये इसके साथ ना कीजिए। यहाँ पर ये पॉइंट A जो है, ये वाला पॉइंट, इसको 5 वोल्ट से मिला दें। ये जो सर्कल वाला है इसके साथ ना मिलाइए, SB के साथ ना मिलाइए। ये वोल्टेज 5 वोल्ट उठाइए, यहाँ पर दीजिए और इस पॉइंट को पिन 1 के साथ में मिला दीजिए, ये रजिस्टर के साथ। और ये वाला पॉइंट पोटेंशियोमीटर से उठाकर इस TL431 की पिन नंबर 1 पर दे दीजिए। ऐसा करने से आपके वोल्टेज की रेगुलेशन भी रहेगी, वोल्टेज मिलेंगे भी, रेगुलेट भी होंगे। जो जिस पे सेट करेंगे वो रेगुलेशन होगी। अगर आप इस SB को लगाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, जब आप लोड डालेंगे तो उसमें रेगुलेशन नहीं रहेगी। तो आप इसको क्या कीजिए, इस पॉइंट को इसके साथ मिला दीजिए, तो ये उस वोल्टेज को वापसी मॉनिटर भी करेगा। यही A वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया और यही A वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, यानी ये पॉइंट 2 जगह पे मिल गया, इस जगह पर भी और इस जगह पर भी, और ये पॉइंट इस जगह पर मिल गया। ऐसा करने से हमारा ये सर्किट, ये पावर सप्लाई एडजस्टेबल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर फ़ायदेमंद है तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश कीजिए हमेशा खुशियाँ बांटिए। आपकी वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए तो आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। हमेशा बड़ों का एहतराम कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए और खुश रहा करें। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान नहीं होते, परेशान ना हुआ करें, खुश रहा करें और हमेशा अपनी खुशियाँ दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ज़िंदगी को बांट के जिए तो ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजरती है। कभी भी अपने आप को ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान कर लेना, एक चीज़ आपके अपने हाथ में होती है। आप अगर उसको कर सकते हो, नहीं किया तो आपकी गलती है, उस पर परेशान होना क्यों भाई? आपका काम था, आपने नहीं किया, कोई बात नहीं। तो इन चीज़ों को ऐसे ही परेशान ना हुआ करें। अगर आपको किसी चीज़ का पता है आप शेयर कीजिए। अगर मेरे इस डायग्राम में, इस वीडियो में कोई कमी कोताही है, आप सजेशन दिया कीजिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहता है। और दूसरी एक सबसे बड़ी माजरत कि मुझे व्हाट्सएप मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं और तकरीबन कम से कम 1000 से ज़्यादा मैसेज मुझे एक दिन में व्हाट्सएप पे आते हैं। इसी तरह कमेंट्स मेरे दोनों चैनल्स पे, इंग्लिश पे भी और उर्दू पे भी। तो इतने ज़्यादा कमेंट्स पढ़ के अभी अगर मैं सारा दिन आपके कमेंट पढ़ के आपको सिर्फ जवाब दूं, उनमें सिर्फ थैंक्स लिखता रहूं, उसमें कुछ भी ना कहूं आपको, तो भी मेरे कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं। तो जब आप तकरीबन, क्योंकि जब व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आपका एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मुझे कम से कम 2 दिन का टाइम चाहिए, यानी कंटिन्यू मैं 2 दिन आपके काम पे
आपके क्वेश्चन का, आपके सवाल का जवाब दूं तो मुझे 2 दिन लगेंगे, यानी उस पर मुकम्मल वर्कआउट करके तो आपको जवाब देना, तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं उन दोस्तों से भी माजरत चाहूँगा जिनको मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पा रहा, कि मैं लेट हो जाता हूँ। आप लोग कहते हैं कि जी आप कमेंट पढ़ते नहीं हैं, आप रिप्लाई नहीं करते। तो एक्चुअल दिक्कत ये आती है कि मैं अपने ऑफिस को भी डील कर रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट को भी डील कर रहा होता हूँ, और साथ में मैं टाइम निकालता हूँ। फिर मुझे इतने व्हाट्सअप का मैसेज पढ़ के जवाब देना वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। प्लस फिर कमेंट्स को भी देखना होता है कि आपके जो सवाल जवाब आते हैं, और इतने सवाल जवाब आते हैं। ठीक है, सवाल जवाब आपका हक है और आप कीजिए, मुझे जितने हो सकते हैं मैं जवाब देता हूँ। अभी मेरे पास तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 700 से ज़्यादा तो मेरे पास वीडियो की रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो जिनको मैं अभी बना नहीं पा रहा। चलें, कोई बात नहीं, अभी टाइम टू टाइम मैं एड्रेस करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।